रॉकफेलर ये सिर्फ एक नाम नहीं है। अमेरिकी इतिहास में ये नाम अमीरी और विवाद दोनों का दूसरा नाम है। एक तरफ एक बेरहम कारोबारी जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को कुचलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ एक ऐसा दानवीर जिसने अपनी दौलत से दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल यह है कि वो असल में थे कौन, रॉबर बैरन या महान दानवीर? चलिए आज इसी उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे तेल का वो विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ, फिर कहानी में मोड़ आएगा जब एक पत्रकार इस साम्राज्य को चुनौती देगा। उसके बाद हम जानेंगे उस बड़े बदलाव के बारे में, परोपकार की दुनिया में कदम, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये परिवार बिजनेस से निकलकर पॉलिटिक्स तक पहुंचा और अपना दबदबा बनाया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वक्त है अमेरिका के गिल्डेड एज का। ये वो दौर था जब हर तरफ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही थीं, धुआं उगलती चिमनियां तरक्की की निशानी थी। और इसी दौर के बीच से निकलते हैं हमारे कहानी के मुख्य किरदार जॉन डी रॉकफेलर, एक ऐसा शख्स जिसकी सोच और एम्बिशन उस जमाने से कहीं आगे थी, और इसी ने उन्हें उस युग का सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद नाम बना दिया। अब उस दौर को ठीक से समझने के लिए एक शब्द को जानना बहुत जरूरी है, रॉबर बैरन। इसका मतलब क्या है? असल में ये उन बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए इस्तेमाल होता था जो बेहिसाब दौलत कमा रहे थे, और इसके लिए वो कोई भी तरीका अपना सकते थे। सही हो या गलत उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। आप बस यूं समझ लीजिए जैसे कोई खिलाड़ी है जिसे बस जीतना है, फिर चाहे इसके लिए कोई भी नियम क्यों न तोड़ना पड़े। तो रॉकफेलर की स्ट्रैटेजी क्या थी? कमाल की थी, बिल्कुल एक दो-धारी तलवार की तरह। देखिए, उन्होंने दो काम किए। पहला, वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब ये कि तेल के कुएं से लेकर पाइपलाइन, रिफाइनरी और फिर उसे ग्राहकों तक पहुंचाने तक हर एक चीज पर अपना कंट्रोल। कोई बिचौलिया नहीं, सारा मुनाफा अपनी जेब में। और दूसरा काम था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इसका सीधा सा मतलब था अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटा दो, या तो उन्हें खरीद लो या फिर उन्हें इतना मजबूर कर दो कि वो खुद ही बाजार छोड़कर चले जाएं। और जब ये दोनों रणनीतियां एक साथ चलीं, तो नतीजा, रॉकफेलर बन गए तेल के बेताज बादशाह। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। रॉकफेलर का असली हथियार तो कुछ और ही था। उन्होंने रेलवे के साथ कुछ ऐसी सीक्रेट डील्स की कि कोई और उनके सामने टिक ही नहीं पाया। एक तो था रिबेट्स, मतलब वो इतना ज्यादा तेल भेजते थे कि रेलवे उन्हें भाड़े में भारी डिस्काउंट देती थी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली चीज थी वो थे ड्रॉबैक्स। अब ये क्या था, जरा ध्यान से सुनिए। जब भी रॉकफेलर का कोई कॉम्पिटिटर रेलवे से अपना तेल भेजता था, तो रेलवे उस कॉम्पिटिटर से कमाए गए पैसों में से एक हिस्सा रॉकफेलर को देती थी। सोचिए जरा, मतलब अपने दुश्मनों के बिजनेस से भी ये सीधे सीधे पैसा कमा रहे थे। ये तो खेल को एक अलग ही लेवल पर ले जाना हुआ। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि 1880 के दशक तक आते आते अमेरिका के तेल रिफाइनिंग के 90%, जी हाँ 90% बाजार पर सिर्फ एक ही कंपनी का कब्जा था, स्टैंडर्ड ऑयल। ये कोई मामूली बिजनेस नहीं था, ये एक पूरा का पूरा साम्राज्य था, एक मोनोपोली। अब सवाल ये था कि क्या कोई था जो इस ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे सके? और जवाब है हाँ। अब कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने अकेले ही इस पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ये मुकाबला था अमेरिका के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी और एक कलम चलाने वाली निडर पत्रकार के बीच। मिलिए एडा टारबेल से, एक ऐसी पत्रकार जिनकी कलम में स्याही नहीं, आग थी, और इस आग के पीछे एक पर्सनल कहानी थी। स्टैंडर्ड ऑयल की बेरहम नीतियों ने उनके अपने पिता के छोटे से तेल के कारोबार को निगल लिया था, बर्बाद कर दिया था, और बस यही बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वो इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने लाकर रहेंगी। और इडा टारबेल के शब्दों में वो ताकत थी जिसने सचमुच एक साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। देखिए हुआ क्या, 1902 में उनकी 19 हिस्सों की एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छपनी शुरू हुई, और जैसे ही ये छपी पूरे देश में तहलका मच गया। लोगों का गुस्सा आसमान पर था। इस बढ़ते पब्लिक प्रेशर के कारण 1906 में सरकार को एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल पर केस कर दिया। और आखिरकार 1911 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। स्टैंडर्ड ऑयल एक गैर कानूनी मोनोपोली है और इसे 34 अलग अलग कंपनियों में तोड़ दिया जाए। टारबेल ने स्टैंडर्ड ऑयल के बारे में क्या कहा था? उन्होंने लिखा,
उन्होंने कभी भी ईमानदारी से नहीं खेला और इसी एक बात ने मेरे लिए उनकी महानता को खत्म कर दिया। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक पत्रकार की आवाज नहीं थी, ये उसूलों की, नैतिकता की लड़ाई थी, और इस लड़ाई ने सोए हुए अमेरिका को जगा दिया था। तो साम्राज्य तो बिखर गया, रॉकफेलर की छवि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने एक ऐसा दाव चला, एक ऐसा पिवट किया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हम देखेंगे कि कैसे अमेरिका का सबसे बड़ा खलनायक दुनिया का सबसे बड़ा परोपकारी बनने की राह पर निकलता है। ये आइडिया उनके बेटे जॉन डी रॉकफेलर जूनियर का था। उनकी सलाह पर रॉकफेलर सीनियर ने अपनी बेहिसाब दौलत को सिस्टमैटिक तरीके से दान देना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ दिल से निकला हुआ दान नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी, अपनी बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने का, एक नई विरासत बनाने का एक मास्टर प्लान। और इसी सोच के साथ 1913 में बना रॉकफेलर फाउंडेशन। और इसका मिशन क्या था? पूरी दुनिया में मानवता की भलाई को बढ़ावा देना। सुनने में कितना महान लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का विरोधाभास देखिए। जिस दौलत से पूरी दुनिया की भलाई की जा रही थी, वो दौलत उन्हीं बेरहम तरीकों से कमाई गई थी जिसने न जाने कितनों को बर्बाद कर दिया था। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, काम वाकई जबरदस्त था। जरा देखिए फाउंडेशन ने शुरुआती दौर में क्या-क्या किया। अमेरिका के दक्षिणी हिस्से से हुक्काम जैसी भयानक बीमारी का सफाया करने के लिए फंडिंग दी, शिकागो यूनिवर्सिटी की स्थापना में मदद की, उस मेडिकल रिसर्च को स्पॉन्सर किया जिससे येलो फीवर की वैक्सीन बनी, जॉन्स हॉपकिंस और हार्वर्ड जैसे बड़े संस्थानों में पब्लिक हेल्थ स्कूल शुरू करवाए, और तो और खेती में हरित क्रांति को बढ़ावा देकर दुनिया को भूखमरी से बचाने में भी मदद की। असल में उन्होंने दान या चैरिटी करने के पूरे तरीके को ही बदल डाला। उनके इस नए अप्रोच को नाम दिया गया साइंटिफिक फिलैंथ्रोपी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सिर्फ किसी भूखे को मछली मत दो, बल्कि उसे मछली पकड़ना सिखाओ। मतलब किसी समस्या पर बस पैसे फेंकने से कुछ नहीं होगा। साइंस का इस्तेमाल करो, डेटा देखो और उस समस्या की जड़ पर हमला करो ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। तो विरासत तो बदल रही थी, अब कहानी एक पीढ़ी और आगे बढ़ती है। चलिए देखते हैं कि कैसे रॉकफेलर परिवार बिजनेस की दुनिया से निकलकर पॉलिटिक्स के गलियारों तक पहुंचा और वहां अपनी धाक जमाई। अब मैदान में थे जॉन डी रॉकफेलर के पोते, खासतौर पर नेल्सन और डेविड रॉकफेलर। उन्होंने अपने परिवार के सुधरे हुए नाम और जाहिर है बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल किया और अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन गए। नेल्सन रॉकफेलर का पॉलिटिकल करियर तो देखने लायक था। वो 1959 से 1973 तक 4 बार न्यूयॉर्क के गवर्नर रहे। अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के एक बड़े और उदारवादी चेहरे के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम को बहुत बड़ा बनाया, पर्यावरण की रक्षा और कला को बढ़ावा दिया, और अपने करियर के शिखर पर वो 1974 में अमेरिका के 41st वाइस प्रेसिडेंट भी बने। वहीं दूसरी तरफ थे उनके भाई डेविड रॉकफेलर। उन्होंने राजनीति का एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो कभी चुनाव नहीं लड़े, इसके बजाय उन्होंने पर्दे के पीछे से ताकत हासिल की। उन्होंने ट्राइलेटरल कमीशन जैसे बेहद प्रभावशाली ग्लोबल ग्रुप्स बनाए। ये ऐसे ग्रुप्स थे जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और उद्योगपति मिलकर ग्लोबल पॉलिसी पर चर्चा करते थे और दुनिया को एक नई दिशा देते थे। तो ये तो हुई गुजरे जमाने की बात। चलिए अब वर्तमान में आते हैं। 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद आज रॉकफेलर फाउंडेशन क्या कर रहा है और दुनिया पर उसका कैसा असर है, आइए देखते हैं। आज फाउंडेशन का मिशन समय के साथ बदला है। अब उनका मुख्य फोकस है 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों पर। उनका मकसद है ऐसे समाधान खोजना और उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना जो अवसर को आगे बढ़ाएं और जलवायु संकट को पलट दें। मतलब आज की सबसे बड़ी समस्याओं जैसे क्लाइमेट चेंज से निपटना। और ये काम वो कई क्षेत्रों में कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ केयर यानी दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, फूड यानी सबके लिए पौष्टिक और सुरक्षित भोजन की व्यवस्था करना, पावर मतलब विकासशील देशों तक साफ सुथरी ऊर्जा पहुंचाना, और अमेरिका के अंदर लोगों के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाना। और इन सब के लिए वो इनोवेशन यानी नई टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक चीज जो आज भी नहीं बदली है वो है डेटा पर उनका भरोसा।
देखिए, हाल ही में उन्होंने 34 देशों में एक सर्वे करवाया और उसमें क्या निकल कर आया कि 75% यानी 3/4 लोग ये मानते हैं कि अगर उनके देश दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करे तो दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। और यही सोच उनके आज के काम की नींव है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, क्या एक रॉबर्ट बैरन द्वारा बनाई गई दौलत को पीढ़ियों तक किए गए दान से पूरी तरह से पाक साफ किया जा सकता है? रॉकफेलर की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या आखिर में नतीजा मायने रखता है या वो तरीका जिससे उस नतीजे तक पहुंचा गया। इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है और शायद इसका जवाब हम सबको अपने अपने नजरिए से खोजना होगा।